प्रधानमंत्री जी ने वैसे सारे युवा वर्ग के कष्ट को उन्होंने महसूस किया। आज जो ये घोषणा हुई है वह बहुत बड़ी घोषणा हुई है। कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में आता है तो युवा काल से ही अपना बिगिनिंग करता है। आप जितना नाम ले रही हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है? उनके समय में कोई दादा, कोई क्रिमिनल, कोई हत्यारा, कोई मर्डरर, चोर लफंगा, वह अपने एरिया में डरा धमका के सारे लोगों से पैसा तहसील कर रहा है। एनडीए के सारे मतलब कि मंत्री और सारे जो पॉलिटिकल माइलेज है वह सब 1 पॉइंट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। और आज हम एक चर्चा के साथ बैठे हैं। आज चर्चा खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो ना सिर्फ राजनीति के जानकार हैं बल्कि बात अगर धर्म की करें तो उनके भी जानकार हैं। जी हाँ, हम पहले परिचय दे दें। हमारे साथ प्रोफेसर रणबीर नंदन जी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीति के धुरंधर कह सकते हैं वो है। इनका परिचय हम शब्दों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर बात कर ले इनके करियर की तो इन्होंने काफी अच्छे तरह से राजनीति को भी जाना है। इसके अलावा धर्म के मामले में भी काफी जानकार है। तो पहले चलिए सर राजनीति से ही शुरुआत करिए। हम पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें, स्वयं परिचय हमारे दर्शकों को एक बार खुद से दे, उसके बाद तमाम। आपने तो परिचय मेरा दे ही दिया, यही मेरा परिचय है। जी, कहेंगे सर कि राजनीति इस बार बिहार में काफी अलग हो रहा है। ठीक है, विधानसभा चुनाव पास आ गया। अगर राजनीति की बात कर लें तो पहले उस पर ही जाएंगे हम। आप पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, राजनीति को बहुत पास से आपने देखा है। तो इस बार जिस तरह से समीकरणें बैठ रही हैं, चाहे वो महागठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए गठबंधन की, दोनों ही इक्वेशन पे नहीं बैठ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? मैंने राय स्पष्ट है जी। बिहार के जनता की मानसिकता स्पष्ट है जी। और वह मानसिकता है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जी। आगामी जो विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आने वाले हैं जी। वह एनडीए के पक्ष में 100% आने वाले हैं जी। और मानवर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी जी। नीतीश कुमार जी की आप बात कर रहे हैं सर, जैसा कि उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है वो तो किसी से छिपा नहीं है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से वो इस बार चुप्पी धारण किए हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज भी अगर बात कर ले मोतिहारी में थे, बहुत आस जरूर मन में होगा उनके कि मोदी जी उनके फेवर में कुछ बोल कर जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो नीतीश कुमार जो इक्वेशन पर हमेशा से काम करते रहे हैं, लगता है कि इस बार भरोसा किया जा सकता है उनका? राजनीति में जी जो कुछ हालात होते हैं जी वह अंडरस्टूड होते हैं जी। और आपने समय समय पर मानवर नीतीश जी को भी सुना होगा जी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी सुना होगा जी। दोनों नेता विकास के प्रति कृत संकल्पित हैं जी। दोनों नेताओं ने विकास किया है जी। एक ने देश का विकास किया, एक ने राज्य का विकास किया। तो विकास का जब पैमाना होता है जी। तो स्वाभाविक रूप से जो विकास करते हैं वो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज से भरपूर होते हैं जी। और आप देखे होंगे देयर इज ए वेरी वेरी सिमिलरिटी बिटवीन द वर्क कल्चर ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। दोनों के कार्यों में एक समानता है कि दोनों ने इतना विकास किया है जी। इतना विकास किया है कि आज जनता को वह विकास सामने नजर आ रहा है जी। बात आती है चुनाव की, बात आ गई जी। तो जो भी बात हो, लेकिन जनता जो है वो 15 साल के श्रीमान लालू प्रसाद जी के शासन काल को जब याद करती है जी। तो सिहर उठती है जी। और जब सिहर उठती है और फिर आज का जो इतने दिनों का मानवर नीतीश जी का जी। हमारे एनडीए का
जो विकास जब देखती है तो जनता के मन में यह आशा की किरण आ जाती है स्वतः जी कि ये जो लोग हैं, एनडीए की जो सरकार है, जी वह विकास करने के लिए कृत संकल्पित है जी और नित्य विकास कर रही है। आज भी आपने देखा जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी आज घोषणा कर दी जी कि वैसे हमारे युवा जो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे जी उनको 15,000 रुपए मिलेंगे। जी आप बताइए कितना बड़ा है मील का पत्थर होगा। जी हमारा जो युवा वर्ग है जी सरकारी सेवा में जो जाता है, जो मापदंड है उसके अनुसार उसको मिलता है, जी लेकिन जो हमारा युवा वर्ग, मान लीजिए पटना का ही लड़का यदि कल होकर दिल्ली में कोई प्राइवेट जॉब करने जाता है, मद्रास में करने जाता है, कोलकाता में करने जाता है, भारत के अन्य हिस्सों में करने जाता है, तो 15,000 रुपये प्रधानमंत्री जी ने इस सोच के साथ दिया कि उसको वहां जाकर एस्टेब्लिशमेंट अपना बनाना पड़ता है, जी उसको वहां अपना घर किराए में लेना पड़ता है, उसको वहां पर अपने रहन सहन के सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। जी तो आप देखिए कि वैसी माइन्यूट चीज को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री जी ने जी। वैसे सारे युवा वर्ग के कष्ट को उन्होंने महसूस किया और आज जो ये घोषणा कर दी, आप समझिए कि अब जो भी युवा हमारा बाहर जाएगा जी। उसको कम से कम अपने एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए जी अपने घर पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जी। बहुत से घर तो हैं कि कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। जी आज जो ये घोषणा हुई है वह बहुत बड़ी घोषणा हुई है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहता हूं जी कि आपने एक देश के आगे आने वाली पीढ़ी, देश को निर्माण करने वाली पीढ़ी को जी। आपने एक दिशा दी जिससे जब वह फुल फ्लेजेड काम में आएंगे जी तो वो जितना भारत माता की जितने तन मन धन से सेवा करेंगे, एक आपने इंस्पायरेशन दिया। जी। दूसरा मानवर नीतीश कुमार जी ने आज जो 125 यूनिट जो बिजली जी। फ्री हो गया, आप समझिए कि बिहार जैसे देश में जी जहां पर अधिकांश जनता उसी कृषि पर डिपेंड करती है, जी कृषि प्रधान राज्य हमारा बिहार है और उसमें इतनी बड़ी राहत देकर आज मुख्यमंत्री जी ने मानो बिहार के वैसे जनता जो अभाव में रहती है उसका उन्होंने दिल जीत लिया है। जी। तो कुछ ऐसे कार्य इन दोनों नेताओं ने किए हैं और ऐसे कार्य इनके नेतृत्व में एनडीए कर रहा है। जी। ऑप्शन का कहाँ सवाल बिहार में है? जी कोई ऑप्शन नहीं है और बिहार में फिर जो विकास करने वाली सरकार जी। है उसको जनता चुनेगी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व जी। में। पुनः जो है बिहार का नेतृत्व होगा और बिहार उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। जी सर, आपने ऑप्शन की बात कही है, इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रशांत किशोर इस बार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, तमाम नए चेहरे हैं, युवा चेहरे, तो आपको लगता है कि अभी की जो युवा है, युवाओं की ही आपने बात कही कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी युवाओं को लेकर के सोच रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी का जो चीज है युवा को ही जानना ज्यादा पसंद करेगा, युवा को ही पसंद करेगा? देखिए, अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जी और मैं उसका जरा अपरोक्ष जवाब दूंगा। जी जो युवा की बात आ रही है, तो कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में आता है जी तो युवा काल से ही अपना बिगिनिंग करता है। जी आप जितना नाम ले रही हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है? रणबीर नंदन जी अपने समय के बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे जी और बूथ में काम करके आज यहाँ पर हैं। जी लेकिन जो युवा कर रहे हैं उनसे एक ही प्रश्न कीजिए कि वो कब बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे? जी या तो अपने परिवार, अपने माता पिता के बदौलत उन्होंने राजनीति की, जी या तो किसी व्यक्ति को पकड़ के उन्होंने राजनीति की। कि जितना आप नाम ले रहे हैं उनसे, उनका जब आप इतिहास से आप पता लगाइएगा, ये लोग बूथ स्तर के कार्यकर्ता कभी नहीं रहे। जी
इन्होंने बूथ पर कभी काम नहीं किया। किसी के पिता मुख्यमंत्री हो गए, किसी के पिता मंत्री हो गए। मैं एकदम स्पष्ट कहता हूँ, पॉलिटिक्स का मापदंड यही है कि जो नीचे से काम करके आगे आता है तो वह एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति करता है। एक व्यक्ति के बारे में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो नीतीश कुमार जी के आगे पीछे करके राजनीति में आ जाए। पहले नीतीश कुमार जी उनके आदर्श थे, पहले नीतीश कुमार जी उनके सर्वे सर्वा थे। और हमसे मतलब आप पूछिएगा तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे प्रमाण है कि जब उन्होंने राजनीति शुरू की तो वो भी बिगिनिंग हमारे ही मतलब कि मन से उनका हुआ था। और ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्या जरूरत है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। अरे भाई तुम राजनीति करो, लेकिन राजनीति करने के पहले ऐसे नेताओं को मतलब कि तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जो तुम्हारे बुनियाद रहे हैं। तो युवा क्या, युवा वही होता है जो कि नीचे स्तर पर राजनीति करके और हर प्रकृति को देखते हुए राजनीति में प्रवेश करता है। युवा वही होता है, ऊपर से टपक के और राजनीति को पकड़ लेना ये युवापन नहीं कहलाता है। आपने सर अपने पिछले बात में कहा कि जो 15 साल का जो कार्यकाल लालू प्रसाद यादव का रहा उसमें बहुत ज्यादा चरम पर अपराध था, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं लगातार आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं जिसपे नीतीश कुमार के अपने ही लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपराध दो तरह का होता है जी। एक ऑर्गेनाइज अपराध होता है, एक अनऑर्गेनाइज अपराध होता है। तो इसमें तो आप बात एकदम से समझ लीजिए कि आज के डेट में बिहार में कोई ऑर्गेनाइज अपराध नहीं है जी। पहले क्या ऑर्गेनाइज अपराध का मतलब क्या हुआ कि कोई एरिया है, उस एरिया में कोई बिजनेस कर रहा है जी, तो वहां पर उनके समय में कोई दादा, कोई क्रिमिनल, कोई हत्यारा, कोई मर्डरर, चोर लफंगा, वह अपने एरिया में डरा धमका के सारे लोगों से पैसा तहसील कर रहा है। आज वो बात नहीं है। आज कोई माय कला ले काम नहीं कर सकता है, पहली बात जी। दूसरी बात, अनऑर्गेनाइज अपराध जी। ये अनऑर्गेनाइज अपराध है और ये अपराधियों के बीच का टक्कर है जी। अभी जो घटना हुई पटना में, पारस अस्पताल की बात कर रहे हैं आप, ये अपराधियों के बीच की टक्कर है जी। और वैसे लोग जो लोग अपराध कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कहीं पुलिस के नेट में चढ़ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो जा रहा है और नहीं तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कंसीड उनको कोई नहीं कर रहा है और उनको बचाने के लिए जो समाज के सफेद पोसले लोग पहले हुआ करते थे वो नहीं आ रहे हैं सामने। बहुत से ऐसे कांड हुए, कितना का हम काउंट करें, ये कांड हो गया, अब बचाने के लिए लोग तत्पर हो गए। वो आज ये परिस्थिति नहीं है, इसमें कहीं दो मत वाली बात नहीं है। इसलिए ये अनऑर्गेनाइज अपराध है, वो कभी किसी भी समय कोई कर सकता है, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलने का प्रावधान है। पुलिस हमारी कर रही है, हमारी पुलिस कमिटेड पुलिस है, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। और जहां तक मानवर नीतीश कुमार जी का सवाल है, जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए के सारे मतलब कि मंत्री और सारे जो पॉलिटिकल माइलेज है वह सब 1 पॉइंट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम जीरो टॉलरेंस यदि हमारा है वह करेंगे, कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और किसी को बचाया नहीं जाएगा, उनको उचित सजा मिलेगी। और आपने देखा होगा कि अभी क्या हुआ है, अभी एक स्क्वाड भी बन गया यहाँ पर जी। जो सुपारी किलर को पकड़ने के लिए आज पटना पुलिस ने एक अपना स्क्वाड बना दिया, बहुत जल्दी उसका परिणाम सामने आ जाएगा। सर, आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, उस पर हम आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे कि एडीजी का बयान आपने सुना, किस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है किसानों को लेकर के? क्या वो एक जिस प्लेस पे वो बैठे हैं, जहां उनको रखा गया है, उनके लिए वो उनके इमेज को वो सही बताता है? आप एक एडीजी के पोस्ट पर बैठ करके किसानों के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, यह तो उनका विवेक है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया है जी। सरकार
ने उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया है। और हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जी तो वो सरकार वो वैसे तमाम लोग जो हैं जो किसी न किसी जिम्मेवार पद पर है, यदि कहीं कोई इस तरह का मंतव्य रखते हैं तो सरकार उसको गंभीरता से नहीं लेती है और सरकार समय समय पर वैसे लोगों को जो जिस प्रकार से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट दे देती है। आपने सर सावन के समय में ज्वाइन किया है, आपका ये एक्सपीरियंस, नया जो एक्सपीरियंस कह सकते हैं आपके लिए है, ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है, इस पर हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए अब तो आपने चैप्टर ही बदल दिया जी बिल्कुल, तो बदलना जरूरी है कि बहुत हो गई वो सब बात। आप वहां से आके सीधे यहाँ पर आ गई। जी देखिए हमने धार्मिक न्यास बोर्ड जी के अध्यक्ष के रूप में भार संभाला है। जी यह जो धार्मिक न्यास बोर्ड है ये हमारे सनातन धर्म सनातन धर्म को किस प्रकार से सुचारू ढंग से इसकी व्यवस्था हो उसके लिए ये मतलब कि यह हमारा न्यास परिषद बना हुआ है जी। और मेरे दिमाग में बात आया कि कहीं कोई मठ और मंदिर है हमारे जैसे धार्मिक न्यास में लगभग 3,500 मठ और मंदिर पंजीकृत हैं और हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड का जो कार्यकलाप है वह इनके बीच अच्छे ढंग से संचालित है। तो हमने भी कुछ निर्णय लिए कि मेरा कोई मठ मंदिर है तो वह अपना एरिया डिसाइड करे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार में और धार्मिक गतिविधियों में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस पर सर हम एक सवाल जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि आप जिस पार्टी से आते हैं उन पर हमेशा से ही आरोप लगते रहा है कि धर्म की राजनीति होती है। हम उसकी चिंता नहीं करते हैं इस कारण चिंता नहीं करते हैं कि यह देश जो है इस देश में सनातन धर्म का प्रभाव है, ये सनातनियों का देश है। हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, हम अच्छे चीजों को प्रमोट करते हैं और हम उस मतलब की धर्म से आते हैं जो अपने दर्शन को बड़े ही शालीनता से जनता के सामने आम लोगों के सामने रखता है। तो मैं पहले ये बताना चाह रहा था कि क्या हमारे दिमाग में है तो एक है कि एक धार्मिक गतिविधियां जो भी मठ मंदिर हैं उनके आवश्यक अंग है वो धार्मिक गतिविधियां होनी चाहिए। वह मठ मंदिर सोशल एक्टिविटी चला दे, उस क्षेत्र में जो गरीब हैं जिनके बच्चियों की शादी नहीं हो रही है तो कम से कम वहां पर वह मठ मंदिर उनको मदद करे, एकेडमिक मतलब एक्टिविटी चला दे। जो उस क्षेत्र के गरीब के बच्चे हैं तो कम से कम उनके बीच पठन पाठन की व्यवस्था हो, उनके कोचिंग की व्यवस्था हो, ये सारा विषय मतलब वो मठ और मंदिर अपने कैपेसिटी के अनुसार चला दे। चौथा एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखी होंगी पहले हर मठ और मंदिर के बगल में अखाड़ा हुआ करता था, लोग कुश्ती खेलते थे। तो हमने एक प्रयास किया है पूरे बिहार में सभी को संदेश देने का कि आप लोग कम से कम अपने मठ और मंदिर के बगल में एक अखाड़ा का निर्माण जरूर कीजिए, जहाँ लोग आए परंपरागत रूप से वहाँ लोग कुश्ती खेलें, दौड़े कूदे, एक्सरसाइज करें। क्योंकि जो हमारा 18 से 25 वर्ष का जो हमारा नौजवान है उसके लिए हमको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना अत्यंत आवश्यक है। अभी मैं नालंदा में बाबा मनीराम के अखाड़ा पर गया था। बाबा मनीराम जी के बारे में कहावत है कि वह 1300 ईस्वी में आए थे और पहलवान थे और वहां पर उनको चढ़ावे के रूप में लंगोटा चढ़ाया जाता है। उनका एक बहुत बड़ा अखाड़ा वहां पर है और उन्होंने जीवित समाधि ली थी। बाबा मनीराम बाबा ने जीवित समाधि ली थी। आप सोचिए कि कितना सिद्ध हुए होंगे कि जीवित बैठ गए और उनके प्राण निकल गए और समाधि उनकी हो गई। वहां मैं गया था, जब अखाड़ा देखा
तो लोगों ने कहा कि ये वर्ष में 1-2 दिन खुलता है जी। तो मैंने कहा कि यहाँ के यूथ को मोटिवेट कीजिए और रोज यहाँ अखाड़ा में लोग अटेंड करें, रोज यहाँ कुश्ती खेले। तो फिजिकल जो है वह इस कारण जरूरी है कि बड़ा अच्छा विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत के नौजवानों, उठो, जागो और जाकर मैदान में फुटबॉल खेलो। जब लोहे जैसे भुजदंड होंगे, जब तुम्हारे बाँ जो है वज्र के रूप में होगा, तो भारत माता की ओर कोई माय का लाल नहीं देखेगा। इतने बड़े सन्यासी का जब यह संदेश था कि शरीर को मजबूत रखिए, तो हम लोग ये 4 थ्योरी पर ये धार्मिक न्यास काम शुरू किया है और हम लोग का प्रयास है। और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो है बापू सभागार में करना चाह रहे हैं। उसकी तिथि भी आगे हम लोग घोषणा करेंगे कि कल होकर क्या मैसेज समाज में देना है। मठ और मंदिरों का समाज के निर्माण में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। हमारा ऐसा प्रयास होगा कि जितने भी सार्थक कदम है वो बिहार के मठ और मंदिर जरूर मतलब कि उस पर काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वह मजबूत हो, वह सुसज्जित हो, पढ़ने में तेज हो और भारत माता की सेवा तन मन धन से करे। धन्यवाद सर। तो देखिए इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। तमाम बातचीत हुई, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो या फिर धर्म से जुड़ी हो, और उनका जवाब जिस प्रकार से सर ने निडरता के साथ दिया है वो काबिल तारीफ। और एक मैसेज के साथ हम सर से बातचीत कर रहे थे और अंत में उन्होंने वो मैसेज भी पहुंचाया कि आखिर किस सोच के साथ उन्होंने अपने पद को संभाला है और आगे क्या कुछ अपने पद पर बैठ करके ये काम करने वाले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।